हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप। निश्चित तौर पे अच्छे होंगे। और यूपी लेखपाल की फ्री क्लासेस मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। और यूपी कांस्टेबल एसएससी सीजीएल की मैथ की क्लासेस जो है वो मेरे ही चैनल पर स्टार्ट होने वाली है। 1 से 2 दिन में स्टार्ट हो जाएगी, वो भी मे भी आपके इसी वीक में स्टार्ट हो जाएगी, 5 तारीख के बाद। 5 तारीख से पहले तो नहीं, 5 तारीख के बाद स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं आपको बताऊं, ग्राम समाज एवं विकास की बेस्ट बुक है चक्षु पब्लिकेशन की। आप इसको पढ़ सकते हैं, ले सकते हैं। और एक बार आप इस बुक को पढ़ लीजिए, फिर मुझे उम्मीद है कि इस बुक को लेने के बाद आपका मन नहीं करेगा किसी और बुक से पढ़ने से। वेस्ट एनालिसिस दिया गया है, अच्छी तरीके से ये राइट की गई है, अच्छी बुक है। आप इसे पढ़ के जो है एक अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं ग्राम समाज एवं विकास में। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। देखिए, आज जो मैं टॉपिक करा रहा हूँ, ये पिछली बार जो एग्जाम है उनमें कहीं ना कहीं इसका अच्छा खासा प्रभाव रहा है। टॉपिक ज़्यादा हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं 2, 4, 5 शब्दावली में जो महत्वपूर्ण हैं वो सभी मैं आपके लिए करा रहा हूँ। और मैंने जितनी पिछली क्लास बनाई है आप उनको पढ़ के अच्छे तरीके से नोट्स तैयार कर सकते हैं। ये मैं पहले भी बताया था और अब भी यही बता रहा हूँ। थोड़ा सा क्या है कि अभी डीएसएलआर कैमरा जो है, डीएसएलआर वो मेरा आ नहीं पाया, इसलिए मैं उससे बना नहीं पा रहा हूँ। जब वो आ जाएगा तो वीडियो जो है लॉन्ग बनाया करूँगा। अभी शॉर्ट बननी है, लेकिन सब टॉपिक वाइज ही बन रही है। अब देखिए इसमें क्या है वो मैं आपके लिए बता दूं कि हम जो है कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। वो क्या है? सबसे पहले जो आपका ग्राम विकास के बारे में आता है वो है भूमि। भूमि क्या होती है वो समझ लीजिए। जहां पर आपके रहने, पशुपालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, या जहां पर आपके अकॉर्डिंग वातावरण है, समझ रहे हो, ये भूमि वो भूमि से संबंधित है, सिर्फ अध्याय 7 को छोड़कर। तो अध्याय 7 में इसका वर्णन नहीं है, यानी कि अध्याय 7 को छोड़ के सभी भूमि में है। 109 धारा, 143 और 144 के तहत जितना भी क्षेत्र आपका आता है वो आपका भूमि में आता है। अब भूमि में जो है आपके अध्याय 7 को छोड़ दें तो, यानी कि अगर अध्याय 7 को हम छोड़ देते हैं तो बाकी जितना भी हिस्सा है, एरिया है, वो आपके आता है भूमि में। ये बात समझ में आ गई। ये बात बहुत जरूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए भूमि किस किस में आती है। 109, 143, 144। इसलिए मैं इसको बहुत ही आराम से पढ़ा रहा हूं, जिससे कि आप ये समझ सकें ये टॉपिक आपके एग्जाम में आने वाला है। कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, ये जो है इस भूमि के तहत आते हैं। अगर आप कृषि कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं, कोई भी वो कार्य जो कि आपके विकास से संबंधित है उस भूमि पर, तो वो धारा 109, 143, 144, उसमें आपके पशुपालन, कृषि पालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, एनीथिंग। समझ रहे हैं आप। बागवानी क्या होती है, वन और जंगल, इनमें अंतर क्या होता है वो भी समझ लीजिए। ये जो मैं बता रहा हूं ये आईएएस में पूछा जा चुका है कि वन और जंगल, इंटरव्यू में, ठीक है ना। तो बागवानी क्या होती है, देखिए जहां पर हम अपने लिए गार्डन टाइप में बना लेते हैं, ये बागवानी वो बागवानी से भी संबंधित है। 2 तरीके की चीजें बताऊंगा इसमें। पहले तो ये समझ लीजिए, वो चीज जिसमें हम पौधे लगाएं और फिर उसको ना काटें, बगीचे टाइप में। हमारे गांव देहातों में इस तरीके की चीजें रहती हैं, मैं भी वहीं से हूं तो मुझे मालूम है। बागवानी, सरकारी तौर पर बागवानी उसको भी कहा जाता है जो कि पेड़ लगा दिए उनको काट नहीं सकता कोई भी, उसको भी बागवानी कहते हैं। प्रकृति के लिए, समझ रहे हो आप, प्रकृति के लिए, मनुष्यों को बचाने के लिए तैयार की गई है वो बागवानी। और जो प्राकृतिक तौर पर तैयार है वो भी बागवानी ही है, ठीक है ना। वन क्या होते हैं और जंगल क्या होते हैं। वन, सबसे बड़ी बात है वन क्या होते हैं समझ लीजिए। वन और जंगल दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। एक जमीन मान लीजिए, एक आसमान मान लीजिए, ठीक है। वन वो होते हैं जहां हम अपने अनुकूल वातावरण तैयार कर सकते हैं। बगीचा है, बगीचे में पौधे हैं, पशु हैं, ये सारी चीजें हमें अपने अकॉर्डिंग एटमॉस्फेयर जो तैयार कर लेते हैं वो वन में ही आते हैं आपके, ठीक है ना। जंगल क्या होता है, वो जहां परिस्थितियों के अनुकूल चीजें ना हो, यानी कि जैसे मान लीजिए वर्षा वन है, आपके अमेजन के जंगल हैं, आप उन्हें अमेजन का वन नहीं कह सकते, अमेजन का जंगल कह सकते हैं, ठीक है ना। और जो जंगल हैं वो आपके मनुष्यों के रहने के अनुकूल नहीं होते हैं, भले ही मनुष्य उसमें रह लें।
तो वो जंगल होते हैं। ठीक है, जो प्राकृतिक तौर पे एक अच्छे क्षेत्र में जहाँ पशु पक्षी सभी अपना वातावरण बनाते हैं, मनुष्य नहीं, वो जंगल होता है। ठीक है आपका। अब हम बात करते हैं दाखिला खारिज। देखिए दाखिला खारिज जो होता है, सबसे बड़ी बात है वो होता है आपका वार्षिक रजिस्टर। और दाखिला खारिज कब किया जाता है ये भी समझ लीजिए। अगर आप हैं, आपने अपनी जमीन किसी और के नाम की, तो उस समय जो जमीन खरीद रहा है वो दाखिला खारिज के लिए आपका डाले कि ये जमीन मैं ले रहा हूं। यानी कि दाखिला खारिज का एक सीधी भाषा में अर्थ है वार्षिक रजिस्टर। ये आपके बहुविकल्पीय प्रश्नों में आ सकता है, इसलिए मैंने कुछ गिने चुने चीज जो कि एग्जाम से संबंधित हो सकती हैं शब्दावलियां, वो मैंने नोट करी हैं। वो 2 4 5 हैं और हैं, लेकिन वो इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं थी, इसलिए जो महत्वपूर्ण थी वो मैंने नोट करी। भूमि के कब्जे का परिवर्तन, यानी कि मेरी भूमि है, जब मैं उस पर कब्जा करूंगा तो मैं क्या करूंगा, दाखिला खारिज करूंगा। जब मैंने कोई जमीन ले ली हो, या प्लॉट लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो उस समय आप क्या करते हैं, भूमि के कब्जे का परिवर्तन के समय। तो क्या हुआ, भूमि का जो कब्जा है उसका जो परिवर्तन है उस पर दाखिला खारिज होता है। ये पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। अब बात आती है कृषि वर्ष। कृषि वर्ष क्या होती है, कृषि वर्ष को हम फसली वर्ष भी कहते हैं। मैं थोड़ा सा साइड हो जा रहा हूं, आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आपको परेशानी ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिए इसको कहीं भी एक दीवार पर आप, ठीक है ना। निश्चित तौर पे आपने ले लिया हुआ है ना स्क्रीनशॉट। अब देखिए कृषि वर्ष क्या होती है। कृषि वर्ष को फसली वर्ष भी कहा जाता है। अब ये प्रारंभ कब होती है, ये प्रारंभ होती है 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक। तो कृषि वर्ष को हम फसली वर्ष भी कहते हैं, और ये प्रारंभ होती है 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक। ठीक है ना। अमीन क्या होता है, अमीन जो होते हैं वो राजस्व लेखपाल के अधीन कार्य करते हैं, लेकिन इनका कार्य क्या है वो भी समझ लीजिए। भू राजस्व वसूली इनका मुख्य कार्य है, भू राजस्व की वसूली। ठीक है, ये अमीन जो होते हैं ये कार्य करते हैं। तो ये भी आपको एग्जाम में आने वाला पॉइंट है। मैंने कहा कि जो भी करा रहा हूं वो वही करा रहा हूं जो बहुत ही और अति महत्वपूर्ण है। समझ रहे हो, अमीन भू राजस्व वसूली। ठीक है, अब उसके बाद खसरा एवं खतौनी। खसरा एवं जो खतौनी होती है उसको हम भू अभिलेख भी कहते हैं। खसरा एवं खतौनी इसको हम बोलते हैं अधिकार अभिलेख। ये मैंने पहले करा चुका हूं आपको फुल डिटेल से। ये टॉपिक जो है मैं पूरे डिटेल से करा चुका हूं, आप वीडियो जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, वहां से आप चेक कर सकते हैं। तो खसरा एवं खतौनी अधिकार अभिलेख, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आने वाला है कि खसरा और खतौनी किस प्रकार का अभिलेख है। अनेकों तरीके के लिखे होंगे, लेकिन आपका आंसर होना चाहिए अधिकार अभिलेख। एक सीरीज लेके आ रहा हूं इस चैप्टर की, कंप्लीट चैप्टर की 100 प्रश्नों की। जो लोग वीडियो से जुड़े रहते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूं, उनको बहुत कुछ मिलता है। तहसील दिवस क्या होता है, सबसे पहले समझ लीजिए तहसील दिवस का कार्य क्या होता है। जितने अधिकारी होते हैं और जो आवेदनकर्ता होते हैं, जो पत्र पढ़ते हैं, प्रार्थना पत्र, वो उनको दिए जाते हैं अधिकारियों को। तो वो जब बड़े अधिकारियों को पहुंचा देते हैं, तो तहसील में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसडीएम सभी अधिकारी बैठे होते हैं डीएम के साथ, और वो देखा जाता है कि किससे संबंधित है। उसी पर फिर काम के लिए बुलाया जाता है, उस अधिकारी से बात की जाती है, उनसे पूछा जाता है आपने ये क्या क्यों किया, किस लिए किया, इसका समाधान क्यों नहीं हुआ। सीधी भाषा में समस्याओं के समाधान को ही तहसील दिवस कहते हैं। जन समस्याओं के समाधान को ही हम तहसील दिवस कहते हैं। तो जो जन समस्या है उनके समाधान को हम तहसील दिवस कहते हैं। आवेदन करता, अब जिसने आवेदन किया है उसको 10 अंकों की एक रसीद मिलेगी, 10 अंक छपे होंगे उस पर। ठीक है ना, 10 अंक छपे होंगे। प्रथम व द्वितीय मंगलवार को प्रातः, प्रथम व तृतीय मंगलवार को प्रातः 10 बजे से प्रारंभ होता है। प्रथम व तृतीय मंगलवार को प्रातः 10 बजे से ये प्रारंभ होता है। मैं आपको इसीलिए कह रहा हूं कि कोई भी चीज आप बिना डाटा के तैयार ना करें जब तक फुल डिटेल ना हो, और कॉन्फिडेंस रखें। मैं पहले ही कह चुका हूं कि एक व्यू आने पर भी ग्रामीण परिवेश की क्लास लास्ट तक चलती रहेगी। इस चैनल पर फ्रॉडपन नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन करने की वजह से सब्सक्राइबर बढ़ जाएं,
ऐसा घटिया कार्य एक अध्यापक यानी कि मुझसे नहीं हो सकता। चलो मैं मिलता हूँ आप लोगों से। नमस्कार, धन्यवाद।